Hello everyone, how are you all? Welcome to Faisal Sir Classes and I'm back with another video and another topic. And guys, आज हमारा टॉपिक है इनकम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इससे पहले हमने कवर अप किया था वैल्यू एडिड मेथड, जिसको आप जाके वीडियो लिंक में देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं इनकम मेथड को। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा फैक्टर इनकम क्या होती है या फैक्टर पेमेंट क्या होती है। तो बेसिकली वी कैन से दैट फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो प्रोड्यूसर पे करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। किसको पे करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। एंड इट मे बी ऑफ 4 टाइप्स। पहला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये प्रोड्यूसर इसलिए करता है क्योंकि वहां पर वो लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो वहां पे लेबर की तरह काम करता है, जिसके बदले में प्रोड्यूसर विल गिव देम कंपनसेशन। रेंट, रेंट आपको तब मिलेगा जब आप अपनी एक एक्स्ट्रा जमीन को प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करा देंगे, सो प्रोड्यूसर विल गिव यू रेंट। इंटरेस्ट एंड इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उस एक्स्ट्रा पैसे को प्रोड्यूसर को दे सकते हैं, इसके बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट। प्रॉफिट, ये आपको मिलेगा एंटरप्रेन्योरियल स्किल के बदले में। सो गाइज एक्चुअली इसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना फैक्टर इनकम को। सो बिफोर स्टार्टिंग इनकम मेथड्स आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए मूव ऑन करते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आपको मैं समझाने वाला हूं। इसका फॉर्मूला आपको समझना है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का। सबसे पहले आपका बेसिक फॉर्मूला है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडिड मेथड में आपके पास जो आता है वो आता है GDPMP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहां आपके पास जो आएगा बेसिक फॉर्मूले से वो आएगा NDPFC। ओके गाइस, बस इसको आपको 2-3 बातें याद रखनी, नथिंग एल्स, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। सबसे पहला है आपका NDPFC इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बहुत ही ज्यादा ही आसान फॉर्मूला है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। लेकिन जो चीज आसान दिखाई देती है वो इतनी आसान होती नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको ये भी याद रखना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के में भी 4 पार्ट्स। कितने पार्ट हो सकते हैं उसके? 4 पार्ट्स। पहला क्या है आपका? वेजेस एंड सैलरीज आपकी हो सकती है। दूसरा क्या है? पेमेंट इन काइंड, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन है, या कंपनी आपको मोबाइल का बिल फ्री दे रही है, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट का कन्वेंस वगैरह प्रोवाइड करा रही है कंपनी, या फिर आपको कार वगैरह दे दी है, उसका पेट्रोल का खर्चा कंपनी दे रही है। तो अगर आपको कोई और भी पेमेंट मिल रही है फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो वो भी आपकी इंक्लूड होगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। उसके अलावा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, यानी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, आपके लिए कोई PF या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और इसमें एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, सो इट विल बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर इसके अंदर एग्जाम में आ जाता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, क्योंकि वो आपकी बेसिक सैलरी में से डिडक्ट होके, और आपने बेसिक सैलरी को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। सो गाइस, अगर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है तो वी विल इंक्लूड, लेकिन अगर एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है वी विल नॉट इंक्लूड इट। नेक्स्ट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट पे होती है, तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। लेकिन एक ट्रिक याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ऐसा आता है कि हो सकता है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा हो और साथ में वेजेस एंड सैलरीज भी दे रखा हो, या फिर साथ में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी दे रहा हो एम्प्लॉइज का। सो आपको इसको देखना है, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को देखना है, क्योंकि ये मेन हेडिंग है और इसके ये 4 पार्ट हैं। अगर ये ऑलरेडी दे रखा है और ये भी दे रखे हैं, देन वी विल मूव ऑन। हम लोगों को किसको देखना है? दिस वन। हम लोगों को सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस करना है, इन लोगों को, इन चीजों को इग्नोर करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अब हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस। सो गाइस, ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट हो सकते हैं। पहला है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी मैंने रेड मार्कर से लिखा है, उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इन तीनों को समझ लें। रेंट आपको तब मिलेगा जब आप लैंड, यानी अपनी जमीन प्रोड्यूसर को देंगे। इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? जब आप कैपिटल अपनी प्रोड्यूसर को देंगे एज ए लोन। प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल प्रोड्यूसर को प्रोवाइड कराएंगे। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और एक और ट्रिक है कि प्रॉफिट के भी मे बी ऑफ 3 पार्ट्स। प्रॉफिट्स के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिविडेंड्स,
डिविडेंड्स का मतलब होता है वो पार्ट्स प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यार वो शेयर होल्डर्स हैं, वो मालिक हैं, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ उनको भी तो पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड्स क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है प्रॉफिट में से। कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, कुछ सरकार को भी तो चाहिए, जाहिर सी बात है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट आ जाए, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, मशीन खरीदनी है, तो लोन थोड़ी लेते रहेंगे। यानी इसी प्रॉफिट से अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना है, आगे बढ़ाना है, मूव ऑन करना है, एडवांस होना है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आप बचा के रखते हैं। सो अब एक और बात समझनी है आपको कि हो सकता है एग्जाम में प्रॉफिट भी दे रखा हो और ये दो चीजें भी दे रखी हो, या इनमें से एक चीज दे रखी हो, तो आपको प्रॉफिट को कंसीडर करना है। व्हाई? बिकॉज ये प्रॉफिट के तीनों पार्ट ऑलरेडी हैं। यानी प्रॉफिट जो बना है वो इन तीन पार्ट से बना है, डिविडेंड से, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स से, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से। अगर एग्जाम में प्रॉफिट और ये दोनों दे रखे हैं डिविडेंड्स, देन वी विल फोकस ऑन प्रॉफिट, क्योंकि ये डिविडेंड जो है हमारा प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी को रेड मार्कर से लिखने का लॉजिक ये है कि अगर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की बात करें तो ये आपको प्रॉपर्टी पे मिलता है। किस पर मिलता है? आपकी प्रॉपर्टी पर मिलता है। लेकिन अगर रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी आपकी जो मिलती है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल पे भी मिल सकती है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल पे भी मिल सकती है। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने रॉयल्टी को बिल्कुल अलग करा है। यह आपकी वैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये आपकी क्या है, ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल पे आपको प्रोवाइड होती है। एंड द लास्ट वन है आपका मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या है? एक्चुअली इसके अंदर वो छोटे मोटे प्रोप्राइटर आते हैं, सोल प्रोप्राइटर आते हैं, और उन लोगों की जितनी भी इनकम होती है हम लोग उसको मिक्स्ड इनकम मान के चलते हैं। क्योंकि जो ऑनर होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, वो मालिक भी खुद होता है, वो नौकर भी खुद होता है, वो सारे काम खुद करता है। उसकी अगर दुकान है तो वो उसका दुकान का खर्चा भी अपने आप से नहीं लेता, लेकिन अगर उसी दुकान को, उसी शॉप को कहीं और से लेता तो कितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता, या कितना इंटरेस्ट उसे मिलता। तो इन सारी चीजों को कहां तक कैलकुलेट कर रखेंगे हम लोग। तो इसलिए जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, उनकी सारी इनकम को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं एंड उसको शामिल कर देते हैं किसमें? मिक्स्ड इनकम। एक बार और समझ लेते हैं शॉर्ट में। एनडीपीएफसी फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। एनडीपीएफसी सबसे पहले आपको ये निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर्स contribution to social security and pension on retirement. And operating surplus may be of four types: rent, interest, profit and royalty. And profit may be of three types: dividends, corporation profit tax and undistributed profit. And the last one है आपका mixed income, जो आपकी sole proprietorship या sole proprietor owners की होती है। So guys, ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, लेकिन कहानी यहाँ तक एंड नहीं हो रही है। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। ओके गाइस, चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 179, और इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कैसे करना है नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम को तो बाद में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है। बेसिक फॉर्मूला हमारा है एनडीपीएफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखते हैं इनमें से कोई चीज है यहाँ पे। नहीं, देखो भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है 800 और साथ में वेजेस एंड सैलरीज भी थे 750। अब गलती मत करना, इसको काटो, इसको इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। बताया था ना उसके 4 पार्ट हैं। सो हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वो कितने का है? 800। लिख देते हैं 800, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। दे रखा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म भी थी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट को देखो पहले कितना है, रेंट है आपका 200, ले लो 200, ले लिया रेंट को भी। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी है आपका
आगे पीछे ना हो जाए कहीं। इंटरेस्ट आपका चौथे। सो इसे भी ले लो। प्रॉफिट हैगा प्रॉफिट, और साथ में टैक्सेस ऑन प्रॉफिट। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट को नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें, प्रॉफिट में। ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट के 3 पार्ट है ना, तो ले लो इसे भी, प्रॉफिट को 300 को। रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं है, अभी बाहर गई हो, ठीक है, तो रॉयल्टी है नहीं। अब बचा क्या यहाँ पर, कुछ और देख लो। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये तो बताया भी नहीं है अभी। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रोड जो ट्रांसफर वगैरह करते हैं उसका भी नामो निशान नहीं है, वो भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ये भी नहीं आएगा। बस चुपचाप इन चीजों को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इन सबका टोटल आपका कितना आ गया, 800, 1000, 1400 आ गया आपका ये। लेकिन आंसर नहीं है, आंसर तो आपका है 1380 करोड़। अच्छा, कैसे पता करना है अभी देखिए, 1 मिनट। आपको फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो चीज आपके पास में है रख दो उसको सामने। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, 1 मिनट रुको। वो है डिफरेंस आपका N का, जिसका मतलब होता है नेशनल, और D का, जिसका मतलब होता है डोमेस्टिक। बेसिकली आपके पास जो चीज है वो डोमेस्टिक है, जिसके अंदर बाहर की इनकम इंक्लूडेड नहीं है, तो आप प्लस कर देते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि जब आप नेशनल इनकम पर जाएंगे डोमेस्टिक इनकम से, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करेंगे, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड को, टू याद रखना, ये टू को माइनस फ्रॉम प्लस। चलिए तो लिख देते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NDPFC आपकी कितना, 1400, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपका कितना है, ये रहा, तो ब्रैकेट में दिखा देंगे -20। अब 1400 में से 20 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 138 करोड़, और यही है आपका आंसर। सो गाइस, एक्चुअली इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथ थी ना हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, तो नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट फॉर यू। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दें, जो भी क्वेश्चन अनसोल्ड आपको कराना है, समझना है, वो आप प्लीज़ इसको कमेंट में बता दें मुझे। डेफिनेटली आई विल मेक अ न्यू वीडियो इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ द इनकम मेथड्स। सो गाइज, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर प्लीज़ पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और ऐसे ही सब कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।